बिल्कुल। हमारा जो एक्ट चल रहा था दैट वाज इनकम टैक्स एक्ट, और कौन सा ईयर था बच्चे? जी। और इनकम टैक्स एक्ट ये कहता था, दो बातें बोलता था कि भाई आपको क्या फाइंड आउट करनी होगी? टोटल इनकम। आपको टोटल इनकम निकालनी है, और टोटल इनकम निकालने के बाद क्या करेंगे जी? टोटल इनकम निकालने के बाद उसके ऊपर टैक्स कैलकुलेट करा जाए। और मेरा आपसे सवाल है, टोटल इनकम जो होती थी वो टोटल कितने हेड्स में होती थी? पांच। सबसे पहला कौन सा बच्चे? ना, थोड़ा सीक्वेंस में चलेंगे, और मैं सीक्वेंस भी क्यों बोलूंगा आज आपको बताता हूं। ठीक है, सैलरी, देन हाउस प्रॉपर्टी। अगर मैं आपको बहुत ही प्रोफेशनल वे में बोलूं ना, तो लॉजिकली सीक्वेंस ऑफ पीजीबीपी होता है। कोई ऐसा नहीं, आप पहले लिख दो कि गलत नहीं होगा, बट उसका रीजन देता हूं। तो थर्ड होता है पीजीबीपी, फोर्थ इज कैपिटल गेन, एंड फिफ्थ इज, उसका रीजन बताता हूं आप। आपको याद है अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन? हाँ, ठीक है। तो मैं चार्जिंग सेक्शन लिख रहा हूं। अदर सोर्स का चार्जिंग सेक्शन है 56। अब मैं सीक्वेंस से बताता हूं। सैलरी का चार्जिंग सेक्शन होगा 15, जिस दिन सैलरी शुरू करूंगा तो सेक्शन 15 से चालू होगा। हाउस प्रॉपर्टी सेक्शन 22, पीजीबीपी सेक्शन 28, एंड कैपिटल गेन्स सेक्शन 45। सो बेसिकली आप देखेंगे कि सेक्शंस का एक सीक्वेंस है बच्चे। ठीक है, तो सीक्वेंस मैंने लिखा, हालांकि आप पहले भी लिख दो, कुछ गलत नहीं है, लेकिन ये सारे चार्जिंग सेक्शंस है। मुद्दे की बात यो नहीं है। मुद्दे की बात यो है कि सर ये पांच हेड में आप कमाओगे, पांचों के टोटल को क्या बोला जाता है? ग्रॉस टोटल इनकम। और जीटीए में से क्या माइनस होता है बेटा? चैप्टर 6 से की डिडक्शन। कौन से सेक्शन से कौन से सेक्शन तक? 80C टू 80U। ये आप माइनस करते हैं, एंड फाइनली क्या आंसर आता है बच्चे? टोटल। ऐसा ही होता है ना। टोटल इनकम निकलने के बाद टैक्स निकाल। सर आज हम क्या करने वाले हैं? मैं आज आपके साथ हाउस प्रॉपर्टी शुरू करूं। आपको ध्यान होगा 10 वर्ष से मैंने आपको बोला था, हमने गिफ्ट करा था, डिविडेंड करा था, और छोटे छोटे लॉटरी और वो कर लिए थे। ठीक है, उसके बाद आपने कितने पेज छोड़ देने? 2 पेज छोड़ देने। वो अपने आप ऑटो अपडेट होगा जब आगे के हेड्स चलेंगे। ठीक है बच्चे, 2 पेज छोड़ने के बाद एकदम फ्रेश शुरू कर दीजिए। और नहीं, उसके बाद भी, उसके तो एक बार, हाँ 3 छोड़ दो, कोई बात नहीं, मतलब सेफर साइड। ठीक है। हाँ जी। ये तो अभी कुछ टाइम बाद आपके ब्लड में ही चली जाएगी कुछ। ओ माय गॉड, आज हम क्या करेंगे बच्चे? इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। क्या आप मुझे एक बेसिक चीज बता सकते हैं, हाउस प्रॉपर्टी में क्या चीज टैक्सेबल हो रहा होगा? एग्जैक्टली, एंड अगर हम देखें, कह सकता हूं नाम से पता लग रहा है सर प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। ठीक है, इधर गोल्ड वोल्ड की बात हो रही होगी, नौकरी की नहीं भाई। पहली बात तो प्रॉपर्टी, और प्रॉपर्टी से क्या आ रहा है? रेंट। अगर मैं प्रॉपर्टी को बेच दूं तो वो यहाँ नहीं आ रहा जी। यानी कि मेरे को आपसे सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टी के ऊपर किराए की बात करनी। कह रहे सर ये इतनी सी बात है, पर बच्चे इस पे 6 से 7 लेक्चर लग जाएंगे हमारा। क्योंकि हो सकता है किराएदार को किराए पे दे रखा वो पैसे ना दे तो क्या होगा? 4 महीना किराए पे, 4 महीना खाली तो क्या होगा? समझ रहे हो? उस घर के ऊपर अगर लोन चल रहा है तो इंटरेस्ट का कुछ बेनिफिट, घर पे रिपेयर चल रहा है, ऐसे तो हजार बातें निकल कर आ जाएंगी। एक फ्लोर पे आपने अपना प्रैक्टिस खोला हुआ, ऊपर वाला किराए पे दे दिया, ऐसे हजारों कॉम्बिनेशन बन सकते हैं। समझ रहे हो? मुद्दे की बात ये है
बेसिक से शुरू होगी बेटे सारी कहानी, और वो ये है जी कि सपोज करिए एक इंसान है, दैट इज मिस्टर ए। और उसने क्या करा जी, उसने लेट आउट करा। क्या चीज लेट आउट करिए सर? लेट आउट करिए हाउस प्रॉपर्टी। किसको लेट आउट करिए? मिस्टर बी को। अब आप मुझे बताइए, क्या मिस्टर बी मिस्टर ए को रेंट पे करेगा? नहीं करेगा? बिल्कुल करेगा। मान लीजिए रेंट इज 50,000 पर मंथ। तो सबसे पहले आप मुझे बताइए, कहने से हु इज द ओनर? मिस्टर ए। हु इज द टेनेंट? मिस्टर बी। और लेट आउट करा है प्रॉपर्टी, ठीक है। तो बहुत अच्छी बात है। अब आप मुझे मिस्टर ए की इनकम बता दीजिए आप, पूरे साल की। कहने से पूरे साल की इनकम कितनी होगी बेटे? 6 लाख। अब दूसरा सवाल आता है, क्या ये टैक्सेबल है? आंसर इज यस, टैक्सेबल होगा। तीसरा सवाल आता है, कौन से हेड में बेटे? आंसर इज हाउस। पहले तो आप इसको बना लीजिए, फिर आगे बात बढ़ेगी। और ये क्यों टैक्सेबल हो रहा है? क्योंकि जिंदगी में एक सेक्शन 22 है बच्चे। हाउस प्रॉपर्टी की शुरुआत होती है सेक्शन 22 से। सर खत्म कहाँ होगा? 22 से है तो बेटे 22 से लेके 27 तक। ओके। और सेक्शन 22 कहता है, एनुअल वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी इज टैक्सेबल in the hands of owner under the head house property। ओ माय गॉड। सर ये एनुअल वैल्यू क्या होता है? सिंपल सिंपल लिखो ना, रेंट नहीं लिख सकता बेटे रेंट। प्रॉपर्टी क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। ओनर क्या होता है ये भी बताना पड़ेगा। ये 3 बॉक्स है, ये 3 कंडीशन है जी। अगर ये तीनों कंडीशन फुलफिल हो गई ना बेटे, तो कहां टैक्सेबल हो जाएगा जी? हाउस प्रॉपर्टी। ना मुद्दे की बात यो है, एनुअल वैल्यू के लिए हम एक सेक्शन पढ़ेंगे, दैट इज सेक्शन 23। क्या बच्चे? टैक्सेबल इन द हैंड्स। मैं लिख देता हूं बेटे अच्छे से। सब बच्चों को हैंडराइटिंग समझ आ रही है ना बच्चे? बर्थडे गिफ्ट में बच्चों बुक मत दे देना कर्सिव हैंडराइटिंग वाली। सर को एकदम सर इंप्रूव भी कर ले थोड़ी सी। हाँ, क्या कह रहे हो? ठीक है। अच्छा, अब एक चीज समझिएगा, एनुअल वैल्यू देखो ऐसे में सीधा नहीं लिख सकता रेंट रिसीव। आपको पता है अगर एक प्रॉपर्टी खाली भी है तो भी टैक्सेबल हो सकती है वो। ऐसे मत सोचना कि किराएदार होगा तो ही हाउस प्रॉपर्टी है। भाई साहब प्रॉपर्टी खाली है, ताला लगा रखा है, सरकार कहेगी टैक्सेबल। समझ रहे हो? गवर्नमेंट है बेटे, बीजेपी की कुछ भी कर सकती है। ठीक है। सेक्शन 23 देखेंगे क्या है। प्रॉपर्टी का मतलब क्या होगा? बिल्डिंग एंड लैंड अपॉर्टमेंट देयर टू। अरे सर ये क्या होता है? एक बात बताइए, अगर आप जिस घर में रहते हैं, क्या वो सिर्फ और सिर्फ बिल्डिंग है या उसके साथ लैंड भी है? ऑब्वियसली लैंड के बिना बिल्डिंग थोड़ी ना हो जाती। समझ रहे हो?
लेकिन ऐसा भी जिंदगी में होता है कि इस पर इतने गहरे क्या जाने में मुझे, क्या मैं कह सकता हूँ जो बालकनी का एरिया होता है, ठीक है, बिल्डिंग होती है उसके साथ में भी थोड़ा सा एरिया होता है, क्या मैं कह सकता हूँ? हाँ, एग्जैक्टली, जो बालकनी का एरिया हो गया, लॉबी का एरिया हो गया, लिफ्ट एरिया हो गया, स्टेयरकेस हो गया, ठीक है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं, मान लीजिए बिल्डिंग है तो इसके आजू बाजू का जो लैंड है, इस पूरे को बोला जाता है बेटा प्रॉपर्टी, ठीक है जी। यानी कि एनुअल वैल्यू 23 के हिसाब से निकलेगी। बिल्डिंग का प्रॉपर्टी का मतलब ये है, ओनर इंक्लूड्स डीम्ड ओनर अंडर सेक्शन 27। सर ये क्या लिखते जा रहे हो बच्चे, आपके नोट्स बन रहे हैं, आप नोट्स बनाएंगे बस आप। According to the adjoining, adjoined land, और जैसे अगर ये बना हुआ है तो इसके साथ वाला लैंड हो गया, ठीक है। थोड़ा सा घर के आगे कुछ गेट होता है, सीधा बिल्डिंग नहीं होती ना, थोड़ा बालकनी टाइप appurtenant, APPURTENANT, appurtenant thereto। सर जैसे सेक्शन सर जैसे आपने बताया वो नक्शे से अंदर देखते हैं बालकनी बनाते बाहर कर, पर जो विदाउट नक्शा पास करके वो तो फिर वही नहीं है ना, वो तो एक इम्प्लाइड बात। वो लैंड में आता है। देख घर के अंदर जो गेट के अंदर का एरिया वो तो है, बाहर वाला टेक्निकली वो आपका नहीं होता। आप चाहे उसको बाहर जैसे जो वो होती है पाइपलाइन होती है लोग लगा देते हैं, पर जिस दिन एमसीडी वाले थे हटा देते हैं। बालकनी का बालकनी अगर आपकी है, प्रॉपर्टी के पेपर में लिखे है तो आपकी है, नहीं है तो आपकी नहीं है, सरकार की है वो। आप चाहे पार्किंग के लिए उधर फ्लोर ऐसे बना देते हो, आपको क्या लग रहा है? आपने देखा बच्चे घर के आगे जो वो बना होता है ना थोड़ा सा, आप तो क्या बोलते हो उसको, मतलब हाँ, पोर्च, ठीक है, ठीक है। पर अगर सिंपल शब्दों में घर के आगे गाड़ी खड़ी होती है, ठीक है, गेट बंद है, घर के आगे गाड़ी, वो आपको क्या लग रहा है वो गवर्नमेंट का होता है या आपका होता है? आपका नहीं होता, गवर्नमेंट का होता है, ये बस सिस्टम चल रहा है बस, समझ रहे हो? ऐसा नहीं होता। आप इधर देख रहे हो मैकडोनल्ड्स के आगे कोई ना कोई अगर कोई चीज बेच रहा है, मोमोज वाले भैया है, ठीक है, तो वो कोई मोमोज वाले भैया का थोड़ा ना होता, ठीक है। इसी तरीके से हमारे घर के आगे ना अगर कोई बोले मेरे घर के आगे गाड़ी लगा रखी है, होता है ना बहुत ज्यादा, तो टेक्निकली उनके वो उनका कोई राइट नहीं है उस जगह। ये तो बस इम्प्लाइड चल रहा है कि हाँ भाई जिसका घर है वही गाड़ी लगा ले आगे, ठीक है। जैसे कॉर्नर हाउस है, मैं आपको तो मेरा कॉर्नर हाउस है, तो कॉर्नर हाउस में साइड में 4 गाड़ियां लग रही हैं, ठीक है, मेरी नहीं लग रही, ठीक है। तो क्या मैं उनको अगर ये बोलूंगा कि आप ये हटाओ मैं लगाऊंगा, ठीक है, तो वो बोल सकते हैं कि आप कैसे लगाओगे, आपकी जगह ही नहीं है। लेकिन ये इम्प्लाइड चल रहा होता है, भाई इनका घर है तो पहला राइट इन्हीं को मिलना चाहिए, क्योंकि अगर वो चीज कॉमन है तो राइट किसको मिलना चाहिए? पहले भाई जिस बंदे का घर है उसी को ही लगाना, वो चीज होती है। बट दैट्स नॉट योर लैंड, ठीक है। आपके घर का जब गेट आप खोलते हो, उसके बाहर का एरिया जो है वो आपका नहीं होता है, वो सब बना देते हैं उसको बस, ठीक है जी। मुद्दे की बात ये नहीं है बेटे, मुद्दे की बात ये है, 3 कंडीशन पूरी होनी चाहिए। पहली एनुअल वैल्यू, अभी आप एनुअल वैल्यू को रेंट समझ लो। आप मुझे बताइए इस केस में क्या रेंट था? बिल्कुल था। प्रॉपर्टी थी? बिल्कुल थी। और क्या ओनर था? बिल्कुल था, क्योंकि तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई हैं, इसलिए कहाँ टैक्सेबल हो गया जी ये हाउस प्रॉपर्टी। यहां तक क्लियर है? पहले आप आइए अब हम केसेस बनाने स्टार्ट करें। केस नंबर है, अभी ऐसा नहीं है कि एकदम से हो जाएगा। मान लो बेटे एक इंसान है मिस्टर ए, आप में से कोई बच्चा जिसने जिनके पास प्रॉपर्टी और उन्होंने लेट आउट करा हुआ है अकाउंट से, इधर भी करा, करण ने भी, तो कितना किराया आता है करण जी? पापा ने बताया नहीं। हाँ, राजस्थान में? ओह वेरी गुड। 7-8 लाख? अच्छा, खाली बड़ा होता तो रेंट पे दे दी। और इधर आकांक्षा जी? 13,000 पर मंथ। तुम्हारे घर में एकदम पापा ने सब बता रखा तुम्हें, अवेंजर है, बेचनी है, किराए का भी है, ठीक है, ठीक है। तो आइए आकांक्षा जी का एग्जाम्पल ले लेते, ठीक है। तो मान लीजिए
आकांक्षा जी, आपके नाम पर एक प्रॉपर्टी है और आकांक्षा जी ने उसको लेट आउट कर दिया बेटे। कितने रुपए पे बच्चे? ओ माय गॉड, 13,000 पर मंथ। किसको लेट आउट करा हुआ है? टेनेंट को। टेनेंट का नाम याद है? अच्छा, 13 ऐसे मिल रहे हैं सबका। 13,000 है, ठीक है। चलो मान लेते हैं नाम नहीं पता, तो मान लेते हैं आपने दुष्यंत सर को लेट आउट कर दिया बेटे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए, इधर ओनर कौन है? आकांक्षा जी। टेनेंट कौन है? दुष्यंत सर। और आप मुझे बताइए, अब दुष्यंत सर कितना रेंट साल का पे करेंगे? 13,000 इंटू 12 भैया, कितना आ रहा है? सिंपल रखे क्या, 15,000 कर दो ना, ठीक है। इतना लंबा कैलकुलेशन में थोड़ा ना फंसने का अपने को। 15,000 तो कितना हो गया? 1,80,000। अब आप मुझे बताइए, ऐसे मत बोलिएगा सीधा सीधा टैक्सेबल है, तीन कंडीशन पूरी होनी चाहिए। किराया है, बिल्कुल है। किस चीज का किराया मिल रहा है? प्रॉपर्टी का मिल रहा है भाई साहब, ठीक है। और तीसरा, ओनर को मिल रहा है, तो किसके हैंड में टैक्सेबल हो जाएगा? ओनर के हैंड में, आकांक्षा जी के हैंड में। कौन से हेड में? हाउस प्रॉपर्टी 1,80,000। यहां तक पहले क्लियर है? मेरी बात ध्यान से सुनिएगा। दुष्यंत सर को ना देकर अगर आपने आईसीआईसीआई बैंक को दिया होता तो? ऐसा हो सकता है एटीएम के लिए दे दिया, ब्रांच खुल गई। क्यों? यहाँ पे जितने भी घर है किराए पे नहीं दे रखा, हमको भी तो किसी ने किराए पे ही दे रखा। तो हम यहाँ पे रहे थोड़ा ना रहे, हम तो एक्टिविटी, कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं। तो आप मुझे बताइए एग्जैक्टली, ठीक है। तो अगर आईसीआईसीआई बैंक को दिया तो आईसीआईसीआई बैंक ने भी यही किराया दिया। मुझे बताइए, क्या हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल होगा या कहीं और टैक्सेबल? आप जो घर किराए पे मिल रहा है वहां पे रह लो, या कमर्शियल एक्टिविटी, इससे कोई मतलब नहीं। तीन कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए, किराया, प्रॉपर्टी, ओनर। अगर ये तीनों हो रही है तो हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? तो ये आपका केस नंबर ए बन गया। तो आप ये कह सकते हैं, जैसे हम लोग जो रेंट देते हैं, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं जो भी हम लोग रेंट देते हैं, तो जो लैंडलॉर्ड है वो सारी इनकम कौन से हेड में दिखाते होंगे? हाउस प्रॉपर्टी। क्लियर है बच्चे? हाँ दोस्त। इसके ऊपर गवर्नमेंट बार बार हर 2-3 साल बाद, इस पॉइंट पर आऊंगा मैं, गवर्नमेंट अपना स्टांस बदलती रहती है। अब लेटेस्ट गवर्नमेंट ने इस बजट में क्या बोल दिया है कि हम इसको बिजनेस नहीं मानते। तेरे पास 10 घर है, तू किराए पे चढ़ा, और तू बोल रहा है मेरा बिजनेस ही यही है, मैं टेनेंट के साथ अच्छा रिलेशन रखता हूँ, कहीं कोई दिक्कत है खुद जाता हूँ, सो दैट वो रिप्लेस ना हो। बिल्कुल ये कंसर्न होता है भाई। अगर आप एक लैंडलॉर्ड बनेंगे तो सिरदर्दी होती है, टेनेंट चला गया यार, फिर ढूंढो। इससे बेटर है रिलेशन बढ़िया बनाओ, कि कोई प्रॉब्लम है वहीं पे सॉल्व करो। सरकार ने बोल दिया ये कोई बिजनेस नहीं। इससे पहले 3-4 साल से मैं ये बोल रहा था कि ये बिजनेस है, लेकिन आज मैं पहली बार बोल रहा हूँ कि अब ये बिजनेस नहीं है, गवर्नमेंट ने बोल दिया। ठीक है बच्चे? ओके। आई, अब आते हैं केस नंबर बी पर। सर क्या ऐसा हो सकता है, मिस्टर ए ने मिस्टर बी को लेट आउट करा ओनली लैंड, देयर इज नो बिल्डिंग ऑन इट? हो सकता है? नहीं हो सकता? बिल्डिंग नहीं है इसके ऊपर, लैंड किराए पे दे दिया। आप इसको एग्रीकल्चर लैंड बोल लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। आप इसको बोलो कि भाई किसी को शादी करनी थी, मैं किराए पे देता नहीं था, मेरे पास प्लॉट ऑफ लैंड था, किसी ने बोला मैं फंक्शन कर रहा है, मैंने कहा ले ले भाई 2 दिन के किराए पे। समझ रहे हो? तो बेसिकली मैं ये नहीं कह रहा कि मेरा काम ही यही है, मैंने एक लैंड है उसको किराए पे दे दिया। अब आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं मिस्टर भी इसको रेंट पे करेगा? मान लो कितने रुपए का रेंट पे कर रहा है? 6 लाख रुपए का ना। सवाल ये है, मिस्टर ए की इनकम कितनी? 6 लाख। अब आप मुझे बताइए, अंडर विच हेड? हाउस प्रॉपर्टी या नहीं? रेंट तो है, ओनर भी है,
बट इट इज कॉल्ड प्रॉपर्टी, इट्स नॉट प्रॉपर्टी नहीं है, आप इसको प्रॉपर्टी नहीं बोल सकते। तो एक बात बताइए, मान लो मेरे पास एक खाली लैंड था, मेरे को कोई लेना देना नहीं है, कॉल आया कह रहे जी 1 महीने के लिए चाहिए, मैंने दे दिया, आपको क्या लग रहा है मेरा बिजनेस है ये? नहीं, तो ये कौन से हेड में हो जाएगा? लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं हाँ जी ले लो किराए पे, और फिर मैंने वहां पे बोर्ड भी लगा दिया, यहाँ पे शादी की बुकिंग हो जाती है, फंक्शन की बुकिंग हो जाती, तो क्या हो सकता है बच्चे? बीजी। सो इट डिपेंड्स अपॉन द सिचुएशन। अगर मैं धंधा नहीं है वो, तो पीजीबी नहीं होगा, लेकिन अगर जनरली है तो फिर ऐसी मैंने टेम्पररी दे दिया किसी को, ठीक है, तो अदर सोर्स होता है। क्लियर है? ओके। बिल्डिंग होना, ठीक है। आपने वीडियोस देख ली हैं क्या? मैं वही लिख ही रहा था, मैं वही सोच रहा था इसी पॉइंट में लिखूं ना लिखूं, ठीक है। मिस्टर बी को दिया मैंने, खाली लैंड था, कोई बात नहीं भाई। लेकिन अगर एक बंदा आया कि अरे सर छोड़ो ना, 1 महीने का, 1 साल के लिए दे दो मुझे, क्या ही करोगे आप इसका? हाँ वो लीज है, वो किराए की टर्म, तो चाहे 1 महीने की हो चाहे साल की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लीज वर्ड क्या होता है? किराए का एग्रीमेंट, रेंट एग्रीमेंट इज लीज। तो मैंने किसी को दे दिया हु रन्स अ क्रिकेट अकेडमी। अब आप मुझे बताइए, वो जो मुझे किराया दे रहा है वो कौन से हेड में टैक्स है? अदर सोर्स और पीजी, डिपेंड्स। बेटे मैं तो खाली लैंड दे रहा हूं ना बेटे, ठीक है, हाउस प्रॉपर्टी तो नहीं हो सकता, तो कहां चला जाएगा? अदर सोर्स। पर अगर मैं धंधा यही हो जाए तो पीजी। वो लैंड के ऊपर चाहे किसी का सेरेमनी, कोई कोई भी सेरेमनी हो रही है, ठीक है, शादी हो रही है, एंगेजमेंट हो रही है, वोट, हाँ, बैंक्वेट हॉल में वो बिल्डिंग है, फिर वो अलग चीज हो जाएगी। बैंक्वेट हॉल का तो धंधा होगा ना फिर, ठीक है। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। केस नंबर सी, ए ने बी को लेट आउट करा, बहुत अच्छी बात है। क्या लेट आउट करा जी? लैंड एंड बिल्डिंग। बी ने इसको रेंट पे करा 6 लाख रुपए पर एनम। आप मुझे बता दीजिए ए के हैंड्स में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? ए ने लेट आउट करा बी को, और रेंट कितना मिला है? 6 लाख। ए के हैंड्स में कितना टैक्सेबल हो जाएगा? कौन से हेड में? हाउस प्रॉपर्टी। तीनों कंडीशन हो रही है, किराया भी है, बिल्डिंग भी है, और ओनर भी है। अब बेटे क्या ऐसा होता है कि बी ने बोला अरे तो बहुत ज्यादा किराया पड़ रहा है, क्यों ना मैं एक कमरा किराए पे दे दूं किसी, सबलेट बोलते हैं इसको। यानी कि बी ने फर्दर क्या कर दिया बच्चे? इसको सबलेट कर, ठीक है। सबलेट किसको करा बच्चे? सी को। और अब आप मुझे बताइए, क्या सी किराया देगा बी को? और वो कितना किराया दे रहा है? 2 लाख पर annum। इससे बी को क्या हुआ कि जो 6 लाख का उस पर बर्डन था, वो 2 लाख किसी और से आ जाएंगे, 4 लाख की कॉस्टिंग बैठ गई। मुद्दे की बात ये हुआ है, मिस्टर ए को ओनर बोल सकता हूं, मिस्टर बी को और मिस्टर सी को सब टेनेंट बोला जाता, सब टेनेंट। मिस्टर ए के लिए कौन से हेड में इनकम टैक्सेबल करूं? हाउस प्रॉपर्टी, कितने रुपए? 6 लाख। मिस्टर बी के लिए पहले इनकम बता दो मिस्टर बी की, 2 लाख। हेड कौन सा होगा? हाउस प्रॉपर्टी या नहीं? एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, ठीक है, ओनर नहीं है ये, तो इसके लिए कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा? अदर सोर्स में 2 लाख। आप बोलो सर मेरा धंधा यही है, मैं 50 प्रॉपर्टियां लेता हूँ और आगे सबलेट में ऐसे प्रॉफिट बना लो, बिल्कुल होता है। हाँ, तो पीजीबीपी हो जाएगा, ठीक है। आई टेक द इंटायर बिल्डिंग ऑन अ रेंट, मैं 10 लाख रुपए देता हूँ, तो मैं छोटे 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 लोगों को 50,000, 60,000, 80,000, 90,000, तो मेरा धंधा ही यही है, ठीक है। तो बेसिकली क्या हो जाएगा? या तो अदर सोर्स हो जाएगा या फिर पीजी। तो दैट डिपेंड्स, अगर कुछ नहीं लिखा हुआ तो आप अदर सोर्स ही कर देंगे।
सर एक चीज सही, भले से सी ने बी को 2 लाख रुपए दिए, लेकिन बी तो एक 6 लाख रुपए दे रहा है, तो अगर वो वही 2 लाख, और प्रॉपर्टी एक्चुअल में किसकी है, एक ही है, तो ये हाउस प्रॉपर्टी भी तो आना चाहिए। ओनर होना चाहिए हाउस प्रॉपर्टी में। चार्जिंग सेक्शन कहता है कि ओनर हो गए तो ही हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल, ओनर नहीं हो तो नहीं होगा। तो 2 लाख एग्जैक्टली इसीलिए मैं बी के ऊपर हाउस प्रॉपर्टी नहीं लगा पा रहा। क्यों, आप समझो। क्या ये एक लैंड एंड बिल्डिंग है? क्या आपको रेंट मिल रहा है? मिल रहा है। क्या आप ओनर हो? नहीं। इतना थोड़ा ना कॉम्प्लेक्स करना होता लॉ। अब सरकार थोड़ा ना देखते रहेगी वो आगे दे रहा है क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा। हाँ, आपके बैंक अकाउंट में मुझे 2 लाख रुपए दिखे, आप किसी प्रॉपर्टी के मालिक नहीं, मैं हाउस प्रॉपर्टी कहां से लगा दूंगा आपको? ठीक है जी। और यहां पे आप देखेंगे तीनों कंडीशन फुलफिल होती है। लैंड एंड बिल्डिंग है, बिल्कुल है। रेंट है, बिल्कुल है। और क्या आप ही ओनर हो? बिल्कुल हो, हाउस हो। तीनों अगर टिक लग गए तो हाउस हो। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। आप में से बहुत बच्चे, इनफैक्ट एक दो बच्चों से तो बात भी हुई थी, जैसे पीजी में भी रहते हैं बच्चे। कितने बच्चे पीजी या फ्लैट ऐसे रहते हैं? हाँ, इधर रहते हैं, रितेश रहते हैं, सनी इधर आप भी रहते हैं। ठीक है, तो अगर मैं एक चीज बोलूं, क्या मैं कह सकता हूँ आप बच्चे जब पीजी में रहते हैं तो आप कोई ना कोई जो पीजी ओनर है उसको किराया देते हो, है ना? वो किराया उसको मिलता है, किस लिए मिल रहा है? वही लैंड एंड बिल्डिंग के लिए मिल रहा है। कहाँ टैक्सेबल कर? मतलब आप जो किराया दे रहे हो पीजी, उसमें केयर टेकर भी होता है, खाना भी होता है ना? ये सब होता है ना? हाँ। जैसे रितेश जी से बात कर लेते हैं। रितेश जी, जो पीजी वाला है वो क्या नाम है उसका? आंटी बोलते हो, पीजी वाली आंटी जो है। आप ही सिर्फ रह रहे हो या और भी बच्चे रह रहे हैं? कितने बच्चे? प्लस कितने करूं, 10? 10 बच्चे होंगे। तो भाई ऐसे रितेश के साथ मान लो 10 बच्चे, कितना महीने का किराया दे रहा? 10,000। आप मुझे बताइए हर महीना आंटी के पास कितने रुपए आ रहे हैं अगर मैं बोलूं? 10,000 इंटू 11 बच्चे हैं बेटे। और ये पर मंथ है, कितना आ रहा है? 1,10,000। क्यों आ रहा है? क्योंकि ये आंटी पीजी चलाती। ठीक है। अब आप मुझे बताइए, ये जो आंटी है इनको इनकम कितनी हुई पहले तो? 1,10,000 मल्टीप्लाइड बाय 12, 13,20,000, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, 13,20,000। मुद्दे की बात ये है, ये टैक्सेबल कहाँ होगा रे? सर, ओनर तो ये आंटी ही है, किराया ही आ रहा है, और बिल्डिंग ही है, लैंड एंड बिल्डिंग ही है। एग्जैक्टली exactly। ये जाएगा बच्चे, पीछे धंधा है जी ये। लोग ऐसे बहुत सारे पीजीज होते हैं बेटे। और आप ये पीजीज की क्या बात कर रहे हो? मैं तो आपको कह रहा हूं ताज होटल ले लो आप। आप 5 स्टार होटल में रहते हैं, किसी होटल में रहते हैं, ठीक है, फैमिली के साथ वेकेशन पे जा रहे हो, आपको क्या लग रहा है जो ताज होटल है, आईटीसी है, या कोई भी है, उनको जो भी किराया मिल रहा है वो ये बोलेंगे कि हमने लैंड एंड बिल्डिंग दी है, हमें किराया मिल रहा है? भाई वहां पे हाउस कीपिंग सर्विस होती है, जिम होता है, स्विमिंग पूल होता है, पूरा का पूरा खाने का होता है, ब्रेकफास्ट डिनर होता है, तो उनका बिजनेस है वो। समझ रहे हो? तो बेसिकली आप चाहे इसको पीजी बोल लो, चाहे आप इसको होटल बोल लो, ये तो प्योरली बिजनेस है ना बच्चे। ठीक है, तो ये कहाँ टैक्सेबल हो जाता है आपका? पीजी। ओके। ठीक है सर जी, बहुत अच्छी बात है। लिख लिया बच्चों ने ये?
ऑनलाइन में भी सब बच्चों को क्लियर है? यहां तक लिख लिया? यस सर। अच्छा मुझे एक बात बताओ, आप जब कल को सीए में बन जाओगे तो आप बच्चे जॉब करोगे या अपना बिजनेस करोगे? हाँ, इनिशियली मैक्सिमम कैटेगरी ऑफ स्टूडेंट्स जॉब के लिए जाते हैं इनिशियली। तो जब आप जॉब पर जाते हो तो क्या अंदर ही, कंपनी के अंदर ही कैफेटेरिया जब लंच होता है तो कैफेटेरिया होता है, या मतलब ऐसे लंच आवर में बाहर जाओगे, फिर जैसे अभी चूर चूर नान खाते हो आप या चिली पोटेटोस? हाँ, तो क्या लगता है, या घर से खाना लेके जाओगे? सर घर से भी हाँ? जाएंगे बाहर से भी। घर से तो लेके जाएंगे, पर बाहर से जो खाने की आदत है वो नहीं छोड़ेंगे हम, है ना? तो क्या खाओगे आप बाहर? जैसे बाहर मैगी वाले भैया है तो मैगी खाओगे। क्या खाते हैं बच्चे बाहर, मतलब अगर आप जैसे गए ऑफिस में क्या खाओगे? लंच लेके जा रहे हो पर बाहर जा रहे हो तो, हाँ मोमोज। हाँ बट जनरली क्या है, जैसे, हाँ जनरली चार पांच जैसे मोमोज, चिली पोटेटो, चाइनीज, और वो है ना, तेरी आलू गोभी खाएंगे। आलू गोभी की सब्जी तो बेटे मुश्किल से मिलेगी बच्चे बाहर, वो घर से ले आना, मोमोज खा लेना बाहर, ठीक है? हाँ बेटे, कंपनी में नौकरी कर लो, पैसे आ रहे हैं, फिर भी भंडारे की आदत नहीं जानी चाहिए, है ना? कभी सेवा खुद मत करना कि भंडारा लगा के, हमेशा दिमाग में भंडारा रखना खाना। पीजी का किराया आ रहा है तुम्हारे पास 13,000 रुपए पर महीने, ठीक है? डू यू थिंक कि जब आप ऑफिस जाएंगे, आप ऑफिस के बाहर स्ट्रीट फूड खाना बहुत ज्यादा पसंद करोगे? कम हो जाएगा धीरे धीरे, नो डाउट स्ट्रीट फूड ज्यादा टेस्टी होता है, ठीक है, उसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन आपका धीरे धीरे कम हो जाएगा। यू वुड प्रेफर कि कंपनी के अंदर ही बहुत सारा, जैसे सबवे, हल्दीराम्स, डोमिनोज, लापिनोज, ऐसे करके जॉइंट्स हो, या आप बाहर जाके भंडारा ही खाओगे या मोमोज ही खाओगे? धीरे धीरे ग्रेजुअली सारी आदतें छूट जाएंगी, ठीक है? आपको पता है मैं जब स्टार्टिंग में जॉब करता था तो मैं एयरटेल के अंदर जॉब करी थी, लास्ट कंपनी मैंने एयरटेल में जॉब करी थी। तो आपको एक बार ऑफिस दिखाता हूँ, आपको देख के अच्छा लगेगा। मैं बात क्यों कर रहा हूँ बताऊंगा। हाँ जी, सैलरी मुझे याद नहीं है। हाँ याद आ गया, वो तू कल उस दिन नाम बहुत रख रहा था ना, है ना? याद आ गया मुझे भी। बस बेटे इतना हो जाता था। हाँ, इसने भी रखा था। चलिए ठीक है, ये पता है आपको ये कौन है? ये कौन है? सर बाहर की है। हाँ, ये ओनर है सुनील भारती मित्तल। इन्होंने जब एयरटेल स्टार्ट करा था ना, ऐसा नहीं था, एयरटेल ऐसी कंपनी नहीं है जैसे आप मतलब सोचो कि पहले से बनी हुई गवर्नमेंट। ये साइकिल बेचते थे पहले, ठीक है? हाँ, फिर उसके बाद आपको वो टेलीफोन याद है ऐसे राउंड में वो कर देते, उसके बटन्स का बिजनेस था इनका छोटा सा, टेलीफोन के बटन वो जो स्विच बनते हैं ना। फिर ड्यू टू एनी रीजन कुछ हुआ था जो इनको फिर मतलब, अब पूरी जर्नी तो ऐसे नहीं पता, बट फिर वहां से इन्होंने ये जर्नी स्टार्ट करी थी टेलीकॉम सेक्टर की। सो इज अ सेल्फ क्रिएटेड मैन, ऐसा नहीं है कि चलता हुआ आ रहा है धंधा, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है? मुद्दे की बात यो है भाई, मैं आपको कुछ वो दिखाना चाह रहा था, भारती एयरटेल कैफेटेरिया। ओहो, ये देखो बेटी, ये इनका ना बेसमेंट में था, समझ आ रहा है ये क्या है, इमेज क्लियर है? ठीक है, तो ये इनका एरिया बहुत छोटा सा एरिया दिख रहा है अभी, लेकिन यहाँ पे 1,000-1,200 लोग बैठ के खा लेते थे आराम से। और आपको इधर ना जॉइंट जैसे अगर कोई दिख रहा है, ये भी एयरटेल का ऊपर से व्यू है, तो ऐसे कोस्टा कॉफी का ये था, और ऐसे आप देख रहे हो ओपन में बैठ के आराम से और ना कॉफी, और अगर आपका मन करे तो आपने कॉफी भी ली और यहीं पे लैपटॉप ले आया आप, तो आप आराम से चिल करके काम करो। तो क्या मैं कह सकता हूँ वर्क प्लेस तो बहुत बढ़िया लग रहा है, ठीक है? और दिखाता हूँ आपको, ये एयरटेल की जैसे बिल्डिंग है। सर ये आप क्यों दिखा रहे हो बेटे, मेरे को भी पुराने दिन अच्छे लग रहे हैं, मैं भी देख रहा हूँ इसलिए। कहाँ कहाँ बैठा करते थे बेटे?
ये देखिए, ये ऊपर से जैसे व्यू आता था, ऊपर फोर्थ फ्लोर पे था, तो ऐसे आप बैठ के खा भी रहे हो, तो आपको क्या लग रहा है कॉस्ट ऑफ कॉफी? हाँ, मैं ये रहा बेटे, दिख रहा है वो ये, और यहाँ ये कॉस्ट ऑफ कॉफी पे दुष्यंत सर की जॉब थी बेटे, वहां मिले थे हम। और उनकी नजर लग गई। ठीक है ठीक है, पर आप एक चीज समझिए, क्या लग रहा है आपको कॉस्ट ऑफ कॉफी जो है वो फ्री में कॉफी देता हो? क्या सर, अगर फ्री में दे दिया तो भंडारा इन द हाउस हो गया है ये तो, और आपको तो बाहर जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। ठीक है, बट कॉस्ट ऑफ कॉफी चार्ज करता था, बट एक नॉमिनल प्राइस चार्ज करता, जैसे अगर 300 रुपए की कॉफी है तो 150 की हो गई। ऐसे सबवे, डोमिनोज, फ्रूट्स, वट एवर, ऐसे 20 आउटलेट होंगे अंदर, कि आपको जो भी खाना है ना, हेल्दी, साउथ इंडियन, सागर रत्ना, वैंगो, ऐसे करके था। मुद्दे की बात ये है, क्यों कर रही है एयरटेल ऐसा? इतने सारे आउटलेट, पूरा बेसमेंट बेटे, उसमें सिर्फ फूड जॉइंट थे बच्चे, 4,000 लोग एयरटेल की बिल्डिंग में आते थे, 1,000 1,500 के बैठने की जगह थी। ऐसा क्यों कर रही है कंपनी? दे वांट, क्योंकि जो एम्प्लॉयज है उनको खाना भी तो अच्छा मिलना चाहिए, तो घर से लाए, पर ऐसे नहीं होता, उनको अवेलेबल कराना पड़ता। तो एयरटेल ने क्या करा हुआ था, भारतीय एयरटेल ने क्या करा हुआ था बच्चे, कि उन्होंने ये जो नीचे का स्पेस था वो लेट आउट करा। क्यों लेट आउट करा हुआ था, किसको करा हुआ था? पहली बात, सबवे, कोस्टा कॉफी, सीसीडी, वॉट एवर, जो भी रेस्टोरेंट्स। अब आप मुझे बताइए, एयरटेल ने इस जगह को लेट आउट करा हुआ था कि इतने, ये आप आ जाइए, ये आप आ जाइए, और आप मुझे बताइए क्या ये इसको किराया देते होंगे? मान लो 6 लाख रुपए पर आने। अब सवाल ये है कि क्या ये एयरटेल को जो 6 लाख रुपए मिल रहे हैं, आपके हिसाब से ये क्यों करता होगा एयरटेल ऐसे, कि एक दिन इतनी बड़ी कंपनी खोलूंगा, मेरे इधर एम्प्लॉयज आएंगे, उनको खाना चाहिए होगा, तो मैं एक जॉइंट्स बनाऊंगा जिसमें किराया कमाऊं, ये इंटेंशन है एयरटेल, कि एक दिन इतने सारे लोगों को बुलाऊंगा, उनको खाने की भूख लगेगी, और ये मैं जॉइंट्स में किराया कमाऊं? बिल्कुल भी नहीं है। क्या इंटेंशन है फिर? मेरे एम्प्लॉयज को अच्छा खाना मिलना चाहिए, एक स्टैंडर्ड की कंपनी है, जैसे एयरटेल है, रिलायंस है, एयरटेल, इन्फोसिस, विप्रो, ईवाई, डेलोइट, ऐसे सारी कंपनियां सब जगहों पर ऐसे। ठीक है, एग्जैक्टली। तो बेसिकली व्हाट दे वांट इज, उनके जो एम्प्लॉयज हैं, हाई अर्निंग एम्प्लॉयज हैं, ठीक है, उनको खाने को अच्छा मिलना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि वो बाहर जा रहे हैं और मैगी खा रहे हैं। आपको खानी है खाओ, लेकिन एक कंपनी का भी तो स्टैंडर्ड होता है। तो क्या मैं कह सकता हूँ ये उसके बिजनेस की इंटेंशन? आप कंपेयर करोगे, नहीं करोगे? बिल्कुल होता है बेटे। ठीक है, आप मुझे बताइए, अगर एयरटेल ने ये लेट आउट करा है टू सबवे, कोस्टा, सीसीडी, एंड दे आर पेइंग रेंट 6 लाख पर एनम, तो एयरटेल की इनकम कितनी हो रही है? 6 लाख पर एनम। सवाल ये है कौन से हेड में? हाउस प्रॉपर्टी लग रहा? डू यू थिंक इंटेंशन इसकी किराया कमाओ एक दिन? ये अपने बिजनेस को असिस्ट कर रहा है बेटे, और ये पीजीबी। ठीक है, आप बोल सकते हैं सर इसका बिजनेस नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरे बिजनेस की ही जरूरत थी जिस वजह से मैंने आपके लिए सामान लगवाया खाने। तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे? पीजीबी। और यहीं पे एक छोटा सा एग्जांपल और बनाऊंगा, देखना एक बार। एक बात बताइए, आपने देखा है जैसे जो स्कूल्स होते हैं, स्कूल्स के अंदर बैंक्स होते हैं, आपने देखा है बच्चे? था? क्यों होता है बैंक, मतलब एनजीएफएस में था, बिल्कुल था। आप भी NGFS से हो? सर क्या क्या बदल की आप कौन से स्कूल से बोले? नाम सोच रहा है, भूल गया। कौन से स्कूल में? कौन सा? भारती पब्लिक? अच्छा ठीक है, उधर होगा, नोएडा साइड। तो स्कूल में क्या बैंक्स थे आप बच्चों के? नहीं, अकाउंट तो बैंक में ही होता है वो है, पर वो जो बिल्डिंग है स्कूल की, उसके अंदर ही बैंक था, एटीएम और ऐसे था। हाँ, होता है। क्यों होता है आपके हिसाब से? स्कूल को क्या जरूरत है? सैक, इसको कैश चाहिए किसी को एक तो अपने स्टाफ के लिए असिस्टेंस हो जाते, इतने सारे टीचर्स हैं, ठीक है, स्टाफ बेटे स्कूल के अंदर ना 400 500 अगर स्टाफ है, एंड इफ दे वांट टू विड्रॉ कैश, तो पहली चीज तो ये है वो यहीं पे ही विड्रॉ कर सकते हैं।
आपको क्या लग रहा है उन सब टीचर्स का अकाउंट किधर होगा? उधर ही होगा, उनकी सैलरी उसी अकाउंट में ही जा रही हो। एंड सेकेंडली, क्या मैं कह सकता हूँ स्कूल को कितने सारे स्टूडेंट्स से फीस लेनी होती? क्या मैं कह सकता हूँ? तो अगर कोई पेरेंट आया और वो कहता है ओ मैं तो कार्ड लेकर आया हूँ, तो उसको बोला जाएगा साथ में एटीएम, आप विड्रॉ कर लीजिए, दे दीजिए। समझ रहे हो? क्या मैं कह सकता हूँ स्कूल का लॉजिस्टिकली उसको जरूरत है, पैसे का इतना इनफ्लो आउटफ्लो होता है कि स्कूल ब्रांच के अंदर, स्कूल के अंदर ही हो तो कन्वीनियंट कितना है, उस ब्रांच को भी बिजनेस मिल गया कितना सारा, और स्कूल के अंदर भी हो गया बेटे काम सारा का सारा। तो आप मुझे बताइए, स्कूल जो होते हैं ना बच्चे, वो बैंक्स को किराए पर देते हैं, और ये बैंक स्कूल को रेंट देता होगा नहीं देता होगा? तो ये स्कूल के लिए कहाँ टैक्सेबल होगा? स्कूल की इंटेंशन ये है एक दिन स्कूल खोलूंगा और किराया खाऊंगा, नहीं बेटे, पीजी में, पीजी में। एग्जैक्टली। और मैं आपको बता दूं एयरटेल के अंदर भी बैंक था, एटीएम का एक, आपने तो मॉल्स में भी देखा होगा बैंक्स बीच में ऐसे एटीएम मशीन्स लगी होती है कि इफ यू वांट टू विड्रॉ इमीडिएट आप विड्रॉ कर सकते। हाँ जी, क्या बच्चे? इंटरव्यू तो पूछा था उन्होंने मेरे से, टेक्निकल पूछा था। मेरा AS22 के ऊपर था, मतलब टैक्स के ऊपर। एक आप पढ़ोगे, थोड़ा बहुत पढ़ोगे, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ोगे, बट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड 22 का था, डेफर टैक्स एसेट और लायबिलिटी, टेक्निकल था काफी। हाँ जी। इन लोगों को इन आउटलेट्स की, इन लोगों को इन आउटलेट्स की लेकिन व्हाट इज दीस आउटलेट्स नीड बिगर बिजनेस इन ऑर्डर टू ले, दोनों एंगल से है मैम। काम बनाने के लिए उसमें आप बिजनेस को अप्लाई करते हैं तो उसका एक नाम जरूर है, तो इसी एस्पेक्ट या वो पीछे भी चाहिए होगा। और देखो जरूरत तो दोनों तरफ से है, सबवे को भी यही लग रहा है कि यार अगर 1000 बंदा एयरटेल के ऊपर बिल्डिंग से नीचे आएगा तो 100 बंदे तो सबवे खाएंगे, तो उसके लिए भी तो डिमांड जनरेशन है। जरूरत तो इन सबकी भी है बच्चे। एक अगर आज अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे को सीधा सीधा एक स्कूल के टॉप फ्लोर पे एडू जंक्शन चलाने को मिल जाए, तो फायदा हो जाएगा भाई। एक ऑटोमेटिकली आपकी प्रेजेंस बन जाएगी, यू आर कनेक्टेड टू द स्कूल, फायदा हो जाएगा। समझ रहे हो? तो जरूरत तो इनकी भी है, सबवे वाले के सबवे ही तो बिक रहे हैं। अगर उसके बिकेंगे नहीं, वो क्यों रुकेगा यहाँ पे? तो ये तो बात इनकी मीटिंग में हो जाती है, इतने बंदे तेरे को सामने एक्सपोजर दे दिया, अब उसके बाद नाउ द पॉइंट ऑन यू सेल इट। ठीक है बच्चे, तो वो चीज है, जरूरत तो बोथ वेज ही चल रही। बताइए, क्लियर है बच्चे यहाँ तक? ओके। बस एक दो केस और रह गए, केस नंबर ई हो गया ये। एक केस और है जिसमें आप बच्चों से पूछते हैं क्या करोगे आप। एक बात बताइए, अगर आपकी गुड़गांव में 8 लाख रुपए की जॉब लगे, 8 लाख पर आना, तो सही है या क्या लगता है तुम्हें? हाँ, स्टार्टिंग 8 लाख, स्टार्टिंग 8 लाख इज गुड। ठीक है, मतलब जैसे, हाँ मतलब 8 लाख रुपए पर एनम इज नॉट बैड। ठीक है, अच्छी चीज है, गुड़गांव में मिल रही है। ठीक है, और अगर आपको जमशेदपुर में, जमशेदपुर वहां पे 8 लाख रुपए का पैकेज मिल रहा है, कहाँ ज्वाइन करेंगे? जमशेदपुर में टाटा का बहुत ज्यादा बिजनेस है, जमशेदपुर में स्टील मैन्युफैक्चरिंग होती है। तो आप सब तो गुड़गांव में जा रहे हो 8 लाख पे, तो टाटा जमशेदपुर से दोबारा कॉल आया, हम आपको 10 लाख रुपए देंगे, आप में से कितने बच्चे जमशेदपुर शिफ्ट होने को तैयार? अमितेश जी, जमशेदपुर इधर भी 10 लाख। आप भी सनी, वहां पे कहाँ रहोगे बेटे? घरों में? घरों में आपका घर है या आपको किराया देना पड़ेगा? और अगर किराया ही 20,000 महीना निकला, 240, तो आपके तो बची गए 7,60,000। तो ये कंसिडर आएगा नहीं आएगी बात? खाना खुद बनाना होगा, यहाँ पे घर पे आराम से बैठे हो, चिल कर रहे हो, मम्मी खाना बना के दे रही, वहां पे कुक रखना पड़ेगा, यहाँ पर भी खुद ही बना रहे हो आप, मम्मी नहीं बना के खिलाती है। ये कर्म अच्छे रखो अपने तक।
नहीं कुछ नहीं तो हो गया, तो बोल दिया टाइमिंग दियो तो। ठीक है, 12 लाख रुपए का पैकेज अगर जमशेदपुर में लो तो जाओगे? 8 लाख रुपए गुड़गांव में या 12 लाख जमशेदपुर, कितने बच्चे गुड़गांव में ही रहना पसंद है? लेट मी टेल यू, जमशेदपुर के अंदर सैटरडे संडे कोई मॉल नहीं होगा घूमने के लिए। कह रहे फिर तो क्या ही होगा। ठीक है, कोई मूवी हॉल नहीं होगा, कोई मार्केट नहीं है ऐसी, लाइक इट्स लाइक इन आइसोलेशन काइंड ऑफ, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, एक क्या मतलब मंडे टू फ्राइडे काम करा, सैटरडे संडे चिल भी करना चाहिए या काम ही काम कर रहे हो? हाँ, डिप्रेस हो जाते हैं बेटे, मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत बुरी हालत है। समझ रहे हो, आप अभी बेस्ट फेज ऑफ योर लाइफ में हो। ये तो अच्छा टाइम चल रहा था, पूरा तो आ गया बेटे। ठीक है, नहीं एक्चुअली बता रहा हूँ आप, मतलब आई हैव सीन कॉर्पोरेट्स, मतलब थ्रू, मतलब जैसे मेरी वाइफ काम कर रही है, ठीक है, और भी जैसे उनके फ्रेंड सर्कल है भाई साहब, मतलब ऐसा होता है कि मैं ये नहीं कह रहा इट्स अ नेगेटिव साइड, बट आपको खुद को बैलेंस करके चलना बहुत जरूरी है। कोई बताएगा नहीं, बट आपको काम भी करना चाहिए और आपको थोड़ा रिलैक्स भी करना है। बहुत ज्यादा करोगे ना तो एक पॉइंट पे आके हेल्थ खराब हो जाती है। ठीक है, वो पता नहीं लग रहा होता, हम सुपर एम्बिशियस होते हैं, हमें रेस ऐसी खिलानी है कि कोई अगर 4 साल में पहुंच रहा है, मुझे 2 साल में पहुंच रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब ऐसा आप 7-8 साल कर लोगे ना, तब आपको समझ आ जाए। समझ रहे हो, हर किसी की एज होती है, हमारी भी वो एज। समझ रहे हो, मुद्दे की बात ये नहीं है, मुद्दे की बात ये है, 12 लाख रुपए का आपका जमशेदपुर में पैकेज है, कितने बच्चे जमशेदपुर जाएंगे, मैं ये पूछना चाह रहा हूँ। आप चले जाओ, आपको दिल्ली पसंद नहीं आ रहा, गुड़गांव में पानी वाटर लॉग बहुत ज्यादा है, इसलिए जा रहे हो आप। हाँ, ये इधर नहीं रहना आपको। अगर 8 लाख तू भी चला जाएगा, क्यों, ऐसा क्यों? अच्छा, तू तो घर से पहले ही निकला पड़ा है, तो कह रहा है कि रेंट तो दोनों जगह ही लगने, बट उधर सेटल हो जाएगा या कुछ टाइम बाद आ जाएगा इधर? आ जाएगा, ठीक है। पर अगर आप अपने घर में रह रहे हो तो छोड़ोगे अपने घर को, है ना? फिर तो अभी नहीं है। कितना, 15 लाख पैकेज कर देता हूँ, 15 लाख में। प्रियांशु जी, अभी भी घर पे रहोगे या बाहर? आप बहुत जल्दी कन्विंस हो रहे हो, मतलब डेली लाइफ या गुड़गांव मतलब छोड़ रहे हो बहुत जल्दी, मेरे को ये चीज बस थोड़ा लग रहा है। ठीक है, पर 15 लाख में छोड़ दोगे? नहीं, 20 लाख। अच्छा, भंडारा एवरीवेयर है। अब खाने से अब आपका आगे गाड़ियां भी फ्री चाहिए अब आपको। ठीक है, ठीक है, 20 लाख रुपए में और क्या चाहिए आपको? गाड़ी और घर भी चाहिए। बेटे यहाँ तो पॉसिबल नहीं है, जमशेदपुर में भी। ठीक है, डिपेंड करता है, सबको नहीं होता। नहीं, तो हाई जो बहुत हाई लेवल पर होता है वो स्ट्रेस होता है मैडम, उनको इन्हीं चीजों खुश करके पुश मिलता रहता है भाई जिंदगी में, समझ रहे हो? मैं आपको ये सब इसलिए कह रहा हूँ, मैं आपको एक फैक्ट बताऊं, सुनना, बात को क्लोज करूंगा। आप वहां पे जाइए 15 लाख में, चले जाना आप। ठीक है, 2 साल काम करोगे ना, वही मोनोटोनस मंडे टू फ्राइडे कर रहे हो, वहां पे ऐसा कोई सेटअप नहीं है, उधर कोई जैसे मॉल्स नहीं है, वो डेवलपमेंट नहीं है, वो रोड नहीं है। हाँ, आप एक बहुत अच्छे घर में रह रहे होगे, चाहे कोई बात नहीं, लेकिन सैटरडे संडे आप कहीं जा नहीं पा रहे। ठीक है, इंफ्रा डेवलप नहीं है, जो आपको यहाँ पे इंफ्रा मिल रहा है, मेट्रो है, सब चीजें हैं, आप अपने आप थोड़ा सा डिप्रेशन में आ जाओ। मैं ये नहीं कह रहा कंफर्म्ड, ये फैक्ट है ये। और उसके बाद क्या होगा, आप दोबारा नौकरी ढूंढना स्टार्ट कर दो, ऐसा होता है। एक बार देखना बेटे, इधर बातें मत करो। ठीक है, ऐसा होता है, क्यों होता है मैं आपको बताता हूँ। जब स्टार्टिंग में हमें नौकरी की जरूरत होती है, हम उस टाइम इमीडिएटली अपॉर्चुनिटी ग्रैब करते हैं, 6 महीने बाद हमें समझ आता है हम ये कहाँ गए। हो सकता है अच्छी जगह गए हो, लेकिन ऐसा हो सकता है, और आप फिर दोबारा पैकेज देखेंगे और आप गुड़गांव, दिल्ली, मुंबई, बैंगलोर में जाना पसंद करो। समझ रहे हो? तो ये जो प्रॉब्लम है, ये टाटास को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। लेकिन कह रहे यार, हम लोग बेस्ट माइंड को अगर लाता भी हूं ना मैं इधर तक, वो डिप्रेस हो गया, 1 साल बाद चला जाता है भाई। मैं उसे ट्रेनिंग देता हूँ, सारी चीजें करता हूँ, प्रॉब्लम क्या है, कह रहे सर यहाँ पे कोई और लाइफ ही नहीं है, रिलेटिव सारे उधर है। ठीक है, मॉल नहीं है, मूवी हॉल नहीं है, मार्केट्स नहीं है, दीज आर इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी नहीं पता लग रहा। एक बार ये सब गायब हो जाएगा तो अजीब लगेगा।
तो बेसिकली उन्होंने पूरी की पूरी सिटी डेवलप कर दी बेटे। उन्होंने अपार्टमेंट के आगे मूवी थिएटर भी बना रखा है। अपार्टमेंट भी उन्हीं के, वो कह रहे हैं आपको जगह की भी चिंता नहीं है। आप अगर टाटा जमशेदपुर में जाएंगे तो एक, जैसे आपने देखा ना डीएलएफ में पूरा का पूरा टावर्स बने होते हैं, वो है। सामने मार्केट है, मूवी हॉल्स है, ठीक है, एंटायर सेटअप, स्पोर्ट्स क्लब है, सब चीज आपको दे दें। और आप मुझे बताइए, क्या मैं कह सकता हूं कि एक कंपनी है टाटा, उसने ये जो इतने बड़े टावर बनाए, कह सकता हूं यहाँ पे बहुत सारे एम्प्लॉय रहते होंगे। ये उसकी जरूरत बन गई थी जी। एचआर रिक्रूट करता था, एक साल में 60% बंदा छोड़ के चला जाता था। और आप क्या कन्विंस कर लोगे एम्प्लॉय को? ऐसे थोड़ा ना कन्विंस हो, और पैसे दे दूंगा। अरे नहीं भाई, वेलबींग अलग चीज होती है भाई। ठीक है, तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने ये टावर्स बनाए। इस टावर में ही इतना बड़ा कॉम्प्लेक्स है जहाँ पे स्पोर्ट्स है, सब है, सब कुछ है, रोड डेवलप्ड है, सब बना दिया उन्होंने। और उन्होंने बोला एम्प्लॉय को, आप इधर आइए तो सही, आपको अच्छा लगे, और इधर ही रहो। बस टाटाज ने इतना बोला कि भाई आपको इतना अच्छा इंफ्रा दे रहे हैं, भाई कम से कम 5,000 महीने का तो किराया दे दो भाई, कि रनिंग तो चल जाए हमारी एटलीस्ट। ठीक है, तो ये ऐसे हजारों एम्प्लॉयज कितने रुपए महीना दे रहे हैं बच्चे? 5,000 रुपीज पर मंथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं साल का कितना हुआ? 60,000 फ्रॉम वन एम्प्लॉय। नाउ द क्वेश्चन इज, देर आर मेनी प्रॉपर्टीज ऑफ टाटा जिसमें उसके एम्प्लॉय रहते हैं, और एम्प्लॉय 5,000 रुपए, 6,000 रुपए कुछ बेसिक देते हैं। तो आप मुझे बताइए, ये जो 60,000 की इनकम हुई है, ये कहाँ टैक्सेबल होगी? डू यू थिंक हाउस प्रॉपर्टी? ऑब्वियसली, क्योंकि ये इंटेंशन नहीं है, ये सिर्फ अपने बिजनेस को सपोर्ट, एट्रिशन रेट कम हो जाए इस वजह से। तो कहाँ टैक्सेबल हो जाएगा बच्चे? बीज। ये सारी बातें ना आपको 40 लेक्चर हो जाएंगे ना, तो भी ये केस कहीं ना कहीं दोबारा यूज होगा, कुछ होगा, तो आपको ध्यान रखनी है सारी। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके। तो आप ये कह सकते हैं कि सर अब हमको ये समझ आया कि कौन सी चीज हाउस प्रॉपर्टी में टैक्सेबल हो रही है और कौन सी चीज नहीं हो रही। अब हम क्या बनाएंगे बच्चे, एक फॉर्मेट बनाते हैं, ऑब्वियसली प्रैक्टिकल टॉपिक है। ठीक है, और कैसे, ऐसा नहीं है बेटा आपने देखा रेंट आ गया टैक्सेबल हो गया, नहीं। आइए अब एक फॉर्मेट बनाते हैं जो हम यूज करेंगे हमेशा। कंप्यूटेशन ऑफ हाउस प्रॉपर्टी इनकम ऑफ मिस्टर ए। अभी कौन सा साल खत्म हुआ है? जस्ट 24-25 खत्म हो चुका है। तो प्रीवियस ईयर 24-25 लिख दूं तो समझ आ रहा है ना? इसका मतलब फाइनेंशियल ईयर कौन सा है बेटा? 24-25 ही है। इनकम टैक्स से बस क्या होता था, मैं एक बार ही बताता हूँ क्योंकि बच्चे जुड़ते जाते हैं। तो भाई प्रीवियस ईयर बोल लो या फाइनेंशियल ईयर, एक ही बात होती है। अच्छा सर, हाउस प्रॉपर्टी की इनकम निकलती है? हाँ बेटे हाँ। और अभी आपको इसके अंदर कुछ नहीं पता, अभी अभी हम लिख रहे हैं सर। सबसे पहले निकलता है ग्रॉस एनुअल वैल्यू, जिसको शॉर्ट में क्या बोला जाता है? जीएवी। ये क्या होता है सर? जीएवी होता है बच्चे हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट। आप अभी ईयर ही लिख देना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे फुल फॉर्म लिखवा दूंगा, याद हो जाएंगी आपको भी सारी। ईयर स्टैंड्स फॉर एक्सपेक्टेड रेंट। ये क्या होता है? छोड़ो ना बेटे। एंड एआर इज एक्चुअल। और एक्सपेक्टेड रेंट कैसे निकलता है? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। अरे सर इतने सारे, अरे बेटे आराम से हो जाएगा। एमवीएस म्युनिसिपल वैल्यू, एफबीएस फेयर वैल्यू, बट कैन नॉट एक्सीड स्टैंडर्ड रेंट। ऐसा स्टैंड्स फॉर स्टैंडर्ड रेंट। क्या था पेपर? फेयर वैल्यू।
SR is म्युनिसिपल वैल्यू, MV इज म्युनिसिपल। मैं लिखवाऊंगा अभी भी नीचे। तो ये दो वैल्यू आई, एक आई एक्सपेक्टेड रेंट और एक आई एक्चुअल रेंट, और मैंने इन दोनों में से क्या लेना है, विच एवर इज हायर। ये क्यों ले रहे हैं छोड़ो ना, आप सिर्फ फॉर्मेट बन रहा है बस आपका। GAV आने के बाद लेस करा जाता है म्युनिसिपल टैक्सेस पेड बाय ओनर। ओके सर, ये क्या होता है? अरे बेटे नोट्स बन रहे हैं बेटा बस। देन आता है बच्चे GAV में से, अगर आप देखेंगे मैंने क्या माइनस करा है, म्युनिसिपल टैक्स। तो GAV में से जब मैं म्युनिसिपल टैक्स माइनस करता हूं तो आता है NAV, नेट एनुअल वैल्यू, शॉर्ट में बोला जाता है NAV, दैट इज GAV माइनस NAV। इसके बाद क्या होता है बच्चे, इसके बाद हम लेस करते हैं डिडक्शन अंडर सेक्शन 24। सर सेक्शन 22 चार्जिंग था, 23 अभी हमने सीखा नहीं है, पर 24 में कुछ डिडक्शन मिलती, 24A, 24B, and this is standard deduction, 30% ऑफ एनी। कई बच्चों का अभी अभी रेजिडेंशियल के अंदर वो नंबर कटे हुए, वो यही है कि वो 30% सीधा माइनस होता था, वो भी आपको पता ही नहीं था। आपने सीधी वैल्यू लिख दी थी आई थिंक 12 लाख रुपए, 12 लाख का 30% माइनस होता ही होता है। जो भी किराया मिलता है ना, उसका 30% माइनस हो जाता है कि खर्चे वर्चे हुए होंगे, तो इसलिए वो 840 आ रहा है, समझ रहे हो? तो एक हो गया बच्चे 30% की डिडक्शन मिल जाती है हाउस प्रॉपर्टी में, और दूसरा होता है बच्चे इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। अगर आपने कोई लोन ले रखा है, कार लोन की बात नहीं कर रहा मैं, हाँ, जिस घर की कंप्यूटेशन निकल रही है, जिस घर का किराए का इनकम टैक्सेबल हो रही है, उसी घर पे लोन भी तो हो सकता है चल रहा हो, समझ रहे हो? तो उस पे जो ब्याज है वो खर्चा होता है भाई, माइनस हो जाएगा तुम्हारे। मान लो मैं बस 6 लाख रुपए किराया आ रहा है, पर 3 लाख का तो मैं ब्याज देता हूँ, तो मेरी इनकम कितनी टैक्सेबल हो जाएगी? 3 लाख जनरली से। तो ये आपने माइनस करा बच्चे, एंड फाइनली आपका आंसर क्या आ जाता है, इनकम अंडर द हेड हाउस प्रॉपर्टी। ओके, और इसके बाद भी ना नीचे जगह छोड़ देना 5-6 लाइन, कल को जब अभी हेड आगे बढ़ेगा तो यहाँ पे छोटा छोटा कुछ लिख लेंगे जिससे पूरा हो जाए। अभी नहीं लिखवाऊंगा, पर इसके नीचे स्पेस छोड़ दीजिएगा बस। 4-5 लाइन्स आफ्टर दिस, ठीक है? क्योंकि कुछ टॉपिक्स आएंगे इसी हाउस प्रॉपर्टी में ही, फिर वापस लेकर आऊंगा या वो करूंगा। ठीक है बच्चे, कही यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब एक बार जरा फुल फॉर्म लिख लो, 3-4 लाइनें छोड़ने के बाद लिख लो, या टॉप पे लिख लो मार्जिन में। ER का क्या था बताओ? एक्सपेक्टेड रेंट। ARS, बहुत अच्छी बात है जी। MVS, म्युनिसिपल वैल्यू। FVS, फेयर वैल्यू। और क्या था? SR, स्टैंडर्ड रेंट। ओके, तो ये कहाँ कहाँ क्या क्या यूज करनी है ये बात करते हैं।
लिख लिया सब बच्चों ने? मेरा आपसे एक सवाल है, म्युनिसिपल वैल्यू बताऊंगा अभी, सरकार की वैल्यू नहीं, नीचे नहीं, नहीं, पेपर में तो आप पूरे लिखो, ठीक है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अभी आप सारे बच्चे आए हो, आपके भी दोस्ती हो गई, कोई दो बेस्ट फ्रेंड्स कोई है कोई? अभी कोई दोस्त? मेरे दोस्त ने क्या है? अच्छा आपके दोस्त नहीं, पलक जी आपके दोस्त नहीं? ज्यादा सारे ज्यादा? हाँ, करण जी, योर बेस्ट फ्रेंड है? नो, नो बेस्ट फ्रेंड कोई? बेटे कोई आपस में? हाँ हाँ, साहिल, और तूने तो उसे बोल दिया बेस्ट फ्रेंड, उसका आंसर ऐसा लगा नहीं मुझे कि करण दिगोदर का। पर चलो ले लेते हैं, अमितेश जी ने इनिशिएटिव लिया दोस्ती बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो मान लो अमितेश जी और साहिल आर बेस्ट फ्रेंड्स। ओ, ठीक है, बारिश आ रही है क्या? हाँ बात ठीक है, कोई बात, ठीक है। एक बार मेरे बर्थडे वाले दिन ना जन्माष्टमी थी, मेरे को एकदम भगवान वाली फीलिंग आ गई उससे। अगस्त में ही आता ना, एक बार 20 को ही आ गया था। मैंने घर वाले बोला भगवान पैदा हुआ आपके घर में देखो, ठीक है। तो अमितेश जी, पूरी बात नहीं, मम्मी बस हंसी थी जोर से, ठीक है। अमितेश जी का मान लीजिए सीएस हो गया बेटे, बहुत अच्छी बात है, ठीक है। अमितेश जी ने सीएस हो गया, घर भी खरीद लिया, घर का नाम सोच रहा है बेटे क्या रखूं। कुछ आइडिया सजेस्ट करो बच्चे को क्या नाम रखना चाहिए, ठीक है। और साहिल का भी सी हो गया बेटे, ठीक है। दो बेस्ट फ्रेंड्स और सीए साथ में हो गया। तो अमितेश जी की जॉब लगी, और अमितेश जी का पैकेज पता है कितने का लगा? कितने का पैकेज लगाऊं बता? हाँ, फोन, जैसे ही सीएस बन गया वो एकदम प्राइसी एक्ट कर रहा है, फोन आने लग गया, क्या ऑफर लेटर आया क्या? ठीक है। तो अमितेश जी का पैकेज लगा लीजिए 20 लाख, नहीं 20 रुपए हो गया, अरे तो ठीक है, 20 लाख रुपए पर आए। ओहो, आप मुझे बताइए 20 लाख रुपए ज्यादा है कि कम है? ज्यादा है, ज्यादा मतलब उसके हिसाब से ज्यादा लग रहा है आपको कि इतना? तो ऐसे हाँ, ठीक है, 20 लाख नहीं, ठीक है, इधर से जो पड़ता है ना उसकी वैल्यू बहुत बढ़ जाती है। ठीक है, तो 20 लाख रुपए पर एनम। और आप मुझे बताइए अमितेश जी ऐसे कैसे चलेगा, एग्जाम्पल खराब कर दिया आपने। नहीं नहीं, कर ले बात है, मैं तो ऐसे ही बोल रहा था। किससे बात कर रहा था? हाँ, अच्छा, घर में मम्मी का फोन था? ब्लैंकेट, अच्छा, डिलीवरी बॉय से ऐसे कौन बात करता है? ठीक है, हो गई बात, ठीक है। तो अमितेश जी का पैकेज लगा, और बेटे जॉब भी ब्लिंकिट में ही लगी है, ठीक है। तो ब्लिंकिट में जॉब लगी है बच्चे, और कितने रुपए मिल रहे हैं? और प्रोफाइल क्या चल रही है आपके दिमाग में? क्या प्रोफाइल लगी होगी बताइए? हाँ हाँ, बैक एंड है ना, ऐसे थोड़ा ना फ्रंट एंड में बाइक चला के कह रहा है, इससे पहले सर बोले मैं बोल दूं बैक एंड में लगाऊंगा, ठीक है। तो ब्लिंकिट में जॉब लगी 20 लाख रुपए की, बहुत अच्छी बात है। अमितेश जी, क्या आप अपने फ्रेंड साहिल को बताना चाहेंगे, ये भी जॉब ढूंढ रहा था, तो बताओगे अपना पैकेज या नहीं बताओगे? बताएंगे? क्या मैं कह सकता हूँ पैकेज अच्छा लगता तो इंसान बात करते करते ही अपना पैकेज बता देता, होता है ना?
और इसके घर में जो मम्मी पापा है, वो बुआ को, मासी को कोई पूछे भी ना तो बोल देंगे ब्लिंकिट में जॉब लगी है। तो पहले तो मतलब उनको लगेगा अरे ये क्या हो गया फिर वो बताएंगे नहीं नहीं हेड ऑफिस में लगी है और 20 लाख रुपए। क्या मैं कह सकता हूँ बुआ मासी को लगेगा अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। ठीक है। तो अमितेश जी, साहिल और आप दोनों जॉब ढूंढ रहे थे साथ में बेटे, तो तेरे 20 लाख का पैकेज लगा, साहिल को बताएगा फोन करके या नहीं बताएगा? बताएगा। तो उसने साहिल को बताया और साहिल ने बोला बहुत बढ़िया हो गया। अरे तो कॉन्ग्रेचुलेशन यार, मतलब मेरे को पता था एक दिन तू बहुत अच्छा, मतलब अच्छा करियर जाएगा, ब्लिंकिट में तेरा अच्छा करियर जाएगा। तो अब अमितेश साहिल से पूछेगा इसका पैकेज या नहीं पूछेगा? साहिल ने बोला यार मेरा जो पैकेज है ना वो 30 लाख का लगा है। ठीक है। तो अब इन दोनों में से ज्यादा खुश कौन है बेटे? साहिल। ठीक है। और साहिल जो है और अमितेश जी थोड़े से परेशान है, कह रहे ओवर टाइम करना पड़ेगा, ऑफिस से आने के बाद ब्लिंकिट में ही नौकरी और लगानी पड़ेगी। ठीक है। और साहिल की जॉब कहाँ लगी मान लो भारतीय एयरटेल में। ठीक है। आपका तो नहीं आ गया। हाँ नहीं नहीं यार, मेरा तो बहुत ही कम था भाई इससे। नहीं नहीं मैं तो, नहीं बच्चे, मैं बहुत ही कम था, मेरा 3 लाख रुपीज था पर एनम। रिपीट। हाँ तब तू लॉ कॉलेज में था, तेरे को याद होगा। ठीक है। नहीं नहीं। ठीक है। तो साहिल का कितना पैकेज लगा है? 20 लाख। अब मुझे एक बात बताओ, ये जो साहिल जो टैक्स देगा कितने रुपए पे देगा? आई मीन इनकम कितनी मानी जाएगी? 30 लाख रुपए। और अमितेश को टैक्स कितने पे देना पड़ेगा? 20 लाख। लेकिन अगर मैं आपको बोल दूं कि सरकार अमितेश को बोले कि भाई तू 20 लाख कमा रहा है, हम नहीं मानते भाई, तेरा दोस्त तो 30 लाख कमा रहा है, तू भी 30 लाख पे ही टैक्स दे दे। वो कमा कितना रहा है बेटे? 20 लाख। पर सरकार कह रही है मैं कैसे मान लू, कह रहा पेपर देख रहा मैं नहीं मान रही। जब तुम्हारा फ्रेंड विद द सेम डिग्री अगर 30 लाख कमा रहा है तो मैं भी यही मानूंगा कि तू भी 30 लाख कमा रहा है। अब आप मुझे बताइए अमितेश जी, आप और ज्यादा परेशान हो जाएंगे या नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे ना बेटे? ऐसा बेटे सैलरी में नहीं होता, पर ऐसा हाउस प्रॉपर्टी में जरूर होता है। बिकॉज सुनिएगा, योर प्रॉपर्टी हैज द इनहेरेंट कैपेसिटी टू अर्न। आपको नहीं करना पड़ता प्रॉपर्टी में कुछ, अपने आप कमा के देती है आपको आपकी प्रॉपर्टी। मतलब सर अपने आप कमा के कैसे दे रही है मैं समझा देता हूं आपको। मान लीजिए आपका जो घर है, ठीक है, उसका मार्केट रेट इतना है, जनरली अगर अब मैं बोलूं 50,000 महीने का, ऐसा होगा? ठीक है होगा ना? क्या मैं कह सकता हूं जिस घर में आप ले रहे हो अभी एज्यूम करोगे अगर आप उसको किराए पे दो तो एक मार्केट रेंट होता है। एक बात बताओ, अगर मैं यहाँ का आपको बोलूं किराया मेरा 6 लाख रुपए महीने जा रहा है, तो क्या मैं सच बोल रहा हूँ? 6 लाख रुपए महीना। हाँ 6 लाख रुपए महीना। 6 लाख महीने में तो हालत खराब हो जाएगी हमारी। ठीक है फिर तो पार्टी नहीं हो पाती बेटे आपकी जो कल हो पा रही है। ठीक है। 1 साल का नहीं, इतना कम भी नहीं है ब्रो। एक महीने का कितना? अच्छा आपको बताया हुआ है ना, एग्जैक्ट नंबर बता देते तो। ठीक है कल को बेटे कोई ऐसे कोई इनकम टैक्स कोई ऐसे मत बोल देना हमें बताया 1,60। ठीक है। वो पूछे ओनर कौन है, तो कौन ओनर है इंस्टीट्यूट का? दुष्यंत सर। ये तो स्टूडेंट आज तो जैसे ना पढ़ाने की प्रैक्टिस कर। ठीक है। तो मुद्दे की बात आप समझिए, आप जिस घर में रह रहे हो आपको अपने घर के एरिया का किराया पता होगा 50,000। ठीक है। क्या लोग इसमें गड़बड़ नहीं करते होंगे? मान लो आप किराए पे दे रहे हो, कहोगे अरे पेपर में लिख देते हैं ना 10,000 पे किराया दे रहे हो बाकी कैश दे दो। आपको क्या लग रहा है हर कोई जो रेंट एग्रीमेंट बनाता होगा क्या एग्जैक्ट वैल्यू पे बनाने की कोशिश करता है? नहीं करता भी, लोग गड़बड़ करते हैं लोग। तो आप समझिए, आप एक्चुअल में कितना रेंट ले रहे हैं, आपने पेपर वर्क दिखा रखा है सरकार को, और आप दिखा रहे हो कि जी मैं तो 1 महीने का कितना किराया ले रहा हूं। लेकिन व्हाट इज द एक्सपेक्टेड रेंट?
बेटे ये निकालने का तरीका है, उसको छोड़ो ना आप, आपकी प्रॉपर्टी की वर्थ कितने रुपए की है महीने की। तो भाई साहब ऐसा है, हायर ऑफ दिस और दिस 50,000 हो जाएगा टैक्सेबल आपके लिए। आपकी बात पे कोई भरोसा नहीं कर रहा। आप कह रहे हो अरे सर एक जरूरतमंद है मेरी प्रॉपर्टी का किराया 50, मैं 10 अब सरकार कह रही मुझे कोई मतलब नहीं इससे, तो आप तो ऐसे ब्लैक में लेते रहोगे पैसे को। ऐसा किसी हेड में नहीं होता बच्चे, लेकिन कौन से हेड में होता है? हाउस प्रॉपर्टी। वाई? बिकॉज द प्रॉपर्टी हैज द इनहेरेंट कैपेसिटी। अगर मैं यहाँ का किराया 1.5 लाख बोल रहा हूं, आपको क्या लग रहा है साथ वाले का कितना किराया होगा? अप्रोक्स यही होगा, 170 150 हो जाएगा। लेकिन अगर उस बंदे ने 20,000 पे दे दिया किराए पर, ध्यान से सुनिएगा, 2 मिनट बंद खत्म कर रहा हूं। अगर वो बंदा बोले पेपर है 20,000 पे दे रखा है, सरकार कह रही है कि हम कैसे टैक्सेबल कर रहे हैं, एक तो हम निकालेंगे एक्सपेक्टेड रेंट। एक्सपेक्टेड रेंट मान लो कितने रुपए आ गया? 100 रुपए। आप क्या कह रहे हो, कितने कितना किराया मिल रहा है आपको? 30 रुपए। तो दिस और दिस विच एवर इज हायर, बाहर 100 आ जाए। और अगर आप खुद से ईमानदारी से बता रहे हो सर एक्सपेक्टेड 100 है, मैं तो 300 पे किराए पे दे रखा है, तो बहुत अच्छी बात है भाई, 300 किराए पर हो जाएगा भाई, विच एवर इज हायर है। ठीक है ना, दिस और दिस विच एवर इज हायर, 300 रुपये हो जाए। ऐसा सैलरी में नहीं होता, कंफ्यूज मत कर देना, ये तो मैं एग्जांपल के लिए बस आपको नीचे बता रहा था। ऐसा सिर्फ एक हेड में होता है। कौन से हेड में बच्चे? हाउस प्रॉपर्टी में। क्योंकि भाई लोग तो गड़बड़ कर लेते हैं, रेंट एग्रीमेंट बनना है, ठीक है, मैं आज बोल देता हूँ लैंडलॉर्ड को कि अंकल एक काम करते हैं 50,000 का किराया दिखा देते, बाकी कैश में ले लो। मान लो उन्होंने कर भी दिया, पर उनके लिए टैक्सेबल कितना होगा? यहाँ की एक वैल्यू निकाली जाएगी, मान लीजिए वो 1.5 लाख है, और 50,000 विच एवर इज हायर, 1.5 लाख का टैक्स लगेगा। तो आपने क्या चीज सीखी है बच्चे? अभी सिर्फ एक बेसिक सी चीज, अंदर का नहीं बता आपको, एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट विच एवर इज हायर। कहिए साहब, क्या यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? तो बच्चे मेरे हिसाब से अब ये निकलता कैसे है म्युनिसिपल टैक्स, ये सब हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए तो इतना रखते हैं, और फिर करेंगे नेक्स्ट क्लास में इसको फर्दर आगे बढ़ा। ठीक है बच्चे? हेलो सर। टिल हेयर, हाँ जी बच्चा। सर ये अकाउंट्स की क्लास सिर्फ सीए वालों की है? नहीं, सीएमए की भी है, ओके। अभी स्टार्ट होएगी बच्चा, ठीक है, थोड़ी देर में स्टार्ट होएगी।